हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। इसके पहले मैंने आपके 5 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, तो आपको प्रीवियस वीडियो में या फिर इस वीडियो में आपके उसके लिंक मिल जाएंगे नीचे, वहाँ से आप जाकर के उसे विजिट कर सकते हैं, या फिर मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी गई है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने 5 चैप्टर आप लोगों को कवर करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन था, उसका नेक्स्ट चैप्टर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि आज स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म कर दें, क्योंकि आपका एग्जाम्स के ज़्यादा टाइम रह नहीं गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसलिए मैंने पहले से कुछ टॉपिक लिख कर रखे हैं, ताकि आपके टाइम को सेव कर सकें और काफ़ी शॉर्ट में इस वीडियो को आज कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है, तो देखते हैं सर आज हमारा 6 चैप्टर क्या होगा। तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये हमारा 6 चैप्टर है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं चैप्टर के नेम से शुरू करता हूँ। सबसे पहले उसका मतलब हम समझते हैं कि कोई भी चैप्टर है तो जो भी उसका नाम है आखिर उससे शुरू करते हैं, क्योंकि उसका मतलब क्या निकलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैप्टर क्या नाम है, तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब तो आप लोगों को क्लियर होता ही होगा कि पर्यावरण, लेकिन लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है डिफाइन इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, 2 नंबर में, 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफाइन करने के लिए। तो देखते हैं कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है। तो हमारे जो भी सराउंडिंग में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि रिसोर्सेज में क्या है, वो कोई भी चीज़ जिससे हमें कोई भी चीज़ जिससे हमें क्या हो तो यूज़ करके हम अपने डेली लाइफ को और भी आसान बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, तो रिसोर्स करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोग रिसोर्स का डेफिनेशन भी बताया था। तो ऐसे कोई भी रिसोर्स हैं जो हमें सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, या फिर विंड एनर्जी है, या फिर सनलाइट एनर्जी है, ये सभी चीज़ें जो भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उसको कोई भी व्यक्ति है या फिर हम ही हैं, जो भी हैं, बहुत ज़्यादा उसका अनलिमिटेडली यूज़ करते जा रहे हैं, बिना किसी चीज़ के रोकथाम के। जब लोग इसका यूज़ करने लगे तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस पे रूल रेगुलेशन लगाने जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो लोग क्या किए कि बहुत पहले जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उसे बिना किसी सोचे समझे बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे थे। ठीक है, मतलब बिना किसी अपने फ्यूचर के बारे में सोचे हुए कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा आगे चल के भी, मतलब इन्फिनिटली उसे यूज़ करने लगे। ठीक है, मतलब बिना किसी रोकथाम के जितना मन चाहा उतना यूज़ किए, वेस्ट किए, जो मन में से जैसे रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ कि सरकार को इस पर काफ़ी नज़र गई और उन्होंने एक कमेटी बैठाई, जो फैसला लिया कि नहीं, ऐसे रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करने लगे तब तो कल के कुछ रह नहीं जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रिसोर्सेज हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज की बात की जाए तो रिसोर्सेज हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे, या फिर मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया भी है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अभी अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको तुरंत मिल जाएगा, वो जल्दी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते हैं उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। या फिर अगर खत्म भी होती है तो आपको इंडेंटली कुछ ही समय में आपको फिर से वो दोबारा मिल जाती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि एक बार खत्म हो गए तो फिर आपको आसानी से वो जल्दी नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्स आपके जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, इन सभी चीज़ों से आप जानते हैं कि टरबाइन को यूज़ करके एयर के थ्रू भी हम क्या करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। सनलाइट के आप कॉमनली यूज़ देख सकते हैं कि सोलर पैनल वगैरह का हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रिन्यूएबल के अंदर आएगा। या सनलाइट कभी जल्दी खत्म होगा, नहीं होगा। एयर जल्दी खत्म होगा, नहीं होगा। तो आज मान लो हवा कम है, कल फिर हवा मिल जाती है। हवा तो जल्दी खत्म होने वाली चीज़, हवा का मतलब कहने का मतलब है कि हवा तेज चल रही है, जैसे विंड वगैरह लगाए जाते हैं, विंड मिल वगैरह। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जल्दी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है ना, जल्दी खत्म होंगी। और वही अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की जाए, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ें मान लें अभी यूज़ करने लगे, तो जैसे कि न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि काफ़ी पेट्रोल महंगे चल रहे हैं, दूसरे देशों से हमारे यहाँ इंपोर्ट कराया जाता है। ठीक है, इंपोर्ट कराया जाता है ये सभी चीज़ें, पेट्रोलियम वगैरह क्यों कराया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पादन नहीं है, वहाँ से इंपोर्ट कराया जा रहा है। और ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि आज है तो कल ये खत्म होने वाला है। ये साइंटिस्ट बता चुके हैं अच्छी तरह से कि खत्म होगा। तो ये सभी कैसे हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये बहुत पहले
जब लोग बहुत ज़्यादा बिना किसी रोकथाम के बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे रिसोर्सेज को, बिना सोचे हुए, वो सोचे थे कभी ख़त्म ही नहीं होगा और उसे ऐसे ही मन चाहे वेस्ट कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर पॉल्यूशन भी कर रहे थे। तो सरकार ने जो भी हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कमेटी बैठाई और कमेटी में ये फैसला लिया पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स ने, और ये कमेटी में फैसला लिया है कि नहीं कुछ रूल रेगुलेशन बनने चाहिए इन सभी चीज़ों के रोकथाम पे। किस इसके? तो रिसोर्सेज के, ताकि कोई भी व्यक्ति मन चाहा जिस तरह मन चाहे उस तरह इन्फिनिटली किसी भी चीज़ का मतलब उसका वेस्ट ना करे या फिर यूज़ ना करे बिना किसी रोकथाम के। तो इसलिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए, कुछ कायदे बनाए गए कि नहीं इसी लिमिट में आप इसी दायरे में रह करके किसी भी चीज़ का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी भी लिमिट को आप क्या करेंगे, लिमिट में रह के किसी भी रिसोर्स का आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो यही जो नियम और रूल रेगुलेशन बनाए गए कमिटी के द्वारा, जो गवर्नमेंट कमिटी जो भी पूरे देशों के मिल के बनाया, उन्हीं सभी कमिटी, उन्हीं रूल रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर से सुनिए आसान शब्दों में कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए, लोगों के बहुत ज़्यादा मन चाहे जैसे भी वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते जा रहे थे बिना किसी रोकथाम के और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के रोकथाम के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, किस चीज़ से डील करने जा रहे हैं, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आखिर क्या क्या वो ऐसी चीज़ें बनाई गई, कौन कौन से ऐसे एक्ट बनाए गए, कौन कौन से ऐसे लॉ बनाए गए इन सभी चीज़ों के रोकथाम के लिए, ठीक है। एक मैं बात यहाँ पर आप लोग जरूर शेयर करना चाहूँगा। मैंने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, 11th हॉर्नबिल। जो भी सीबीएसई से स्टूडेंट्स होंगे वो शायद ये पढ़े होंगे, उनका हॉर्नबिल 11th में एक बुक लगता है जिसमें एक चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट्स, ठीक है। उसमें भी इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग जो भी आज हम इशू फेस कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और जो भी उससे रिगार्डिंग उसमें बताया गया है। तो उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें कि एक वर्णन किया गया है, वहाँ पे एक डिफाइन किया गया है कि जाम्बिया देश में एक लुसाका एक उसका कैपिटल है, ठीक है। जाम्बिया देश में एक लुसाका कैपिटल है, वहाँ पे एक जू है, जू मतलब कि चिड़ियाघर, और वहाँ पे ये बोर्ड लगा था कि दुनिया का सबसे सर्वाधिक खतरनाक पशु, क्या लगा था? दुनिया का सबसे सर्वाधिक खतरनाक पशु। अब उस लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई कि भाई ऐसा क्या आ गया कि हम देखे ही नहीं है, दुनिया का सबसे सर्वाधिक खतरनाक पशु है, कहाँ पे है? तो लुसाका जो कैपिटल है जाम्बिया का, वहाँ पे एक जू है, उसमें रखा गया है। तो सब लोग पहुँचे देखने के लिए कि भाई कौन सा है दुनिया का सबसे खतरनाक पशु, हम भी देखें। तो वहाँ पहुँचे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जब लोगों ने देखा तो वहाँ पे क्या था? तो एक प्लेन मिरर रखा हुआ था, ठीक है। क्या था? तो एक प्लेन मिरर रखा हुआ था। और उस प्लेन मिरर में ये खासियत थी कि एक आदमी ही देख सकता है। और उस प्लेन मिरर आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में क्या है? तो प्लेन मिरर तो आप सेल्फ को देखते हैं, खुद को ही देखते हैं। तो उस प्लेन मिरर में वो व्यक्ति खुद को ही देख रहा था। तो इससे क्या क्लियर होता है कि वहाँ पे ये वर्णन किया गया था, ये बताया गया था कि आज के डेट में देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक खतरनाक पशु हम स्वयं हैं, खुद मनुष्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाला वही है, रिसोर्सेज को बर्बाद करने वाला, यूज़ करने वाला वही है। जितना ही डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं जो भी प्राकृतिक में जो भी आपदाएं आ रही हैं, ठीक है, नेचुरल तो मान लीजिए खुद से भी कुछ आती हैं, और जो भी आर्टिफिशियल जो भी आपदाएं हैं, डिजास्टर वगैरह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वजह से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को वहाँ पे दिखाया गया है, इसी चीज़ को एक थोड़ा सा हिंट करके मतलब कि मजाकिया रूप में वहाँ बताया गया है कि दुनिया का सबसे सर्वाधिक खतरनाक पशु हम खुद हैं, मनुष्य है। क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरा हमारा बायोडाइवर्सिटी, पूरा हमारा सराउंडिंग आजकल डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी आपदाएं आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है ट्रेंडिंग में? कोविड है। कोविड आखिर कैसे हुआ? खुद तो से वो जनरेट हुआ नहीं, वो नेचुरल तो क्रिएट हुआ नहीं, ये भी डिजास्टर ही है कहा जाए तो कैसे जनरेट हुआ? खुद हमने जनरेट किया उसे, तभी तो हुआ, तो कह सकते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ पे हंसनात्मक मतलब कि एक काफ़ी वहाँ पे ऐसे ही मजाकिया में बताया गया है कि दुनिया का सबसे सर्वाधिक खतरनाक पशु कौन है? तो हम खुद हैं, ठीक है। तो हम 11th में पढ़े थे जब हम क्लास अपने 11th खुद में थे। अभी भी जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में होंगे 11th में, तो 11th से पढ़े होंगे सीबीएसई बोर्ड से, वो उनका हॉर्नबिल बुक का नाम है, अगर जो वो पढ़े होंगे उसमें, तो चैप्टर शायद आई थिंक 4 या 5 था, जिसका नाम था द एलिंग प्लैनेट्स, ठीक है। तो उसमें आप पढ़े होंगे, जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार ये टॉपिक मुझे लगा था उस वक्त। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
तो हमने देख लिया कि आखिर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, हम समझ लिए। तो इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वही रूल रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं किस चीज़ के, तो रिसोर्सेज के रोकथाम के लिए या फिर जो भी हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस चीज़ के रोकथाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसमें हमारा एक कौन सा लॉ है, तो सबसे पहले है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कि 1986 में बनाया गया था। कब? 1986 में इसे लागू किया गया था। क्या है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में क्या बताया गया था, देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में जो भी रूल रेगुलेशन है, लॉ है, उनके ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ना भी नहीं है, बस मैं थीम लेके चलूँगा, मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है उस लॉ का या फिर उस एक्ट का। ठीक है, मैं उसका थीम बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव मेन उसका कि क्या है, मेन उसका एम, किस एम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया उस लॉ को। ठीक है, तो बस वही आपको जानना है, उससे ज़्यादा भी आपको नहीं जानना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जितने की इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जितने स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, तो जितना हमें एग्जाम के वक्त ऐसा केवल पढ़िए जितना कि एग्जाम में आने वाला है। देखिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो टाइम कम है, तो जब पूरे आप डीपली अगर स्टडी उठाते हैं तो डीपली तो आप नेट पे सर्च वगैरह भी करके आप पढ़ सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा और बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, साइट्स बुक को, लेकिन उतना टाइम रह नहीं गया है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स के काफ़ी दिन कम है, तो उस वक्त हमें स्मार्ट स्टडी ये करनी चाहिए कि उन्हीं टॉपिक को पहले हमें कवर करना चाहिए जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा, इस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा, आखिर कैसे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें या फिर कैसे हम स्टडी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, कम समय में। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पे भी एक वीडियो आएगा, कोशिश करेंगे लाने के लिए, जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि कैसे आखिर एग्जाम में कैसे लिखें, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में इसे लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी रिसोर्सेज हैं, इसमें कहा गया कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने बताया रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी जो भी चीज़ें हैं, इसे आप अनलिमिटेडली आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना मन चाहो उतना आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। मोटे मोटे में से कहा जाए तो इसका यही है कि इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में यही कहा गया कि आप कोई भी रिसोर्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अनलिमिटेडली आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट में आप उसका यूज़ करेंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आखिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? कुछ नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा, कुछ एक आइडिया लग रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कि यहाँ पे हम कुछ एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने के कगार पे जो ऐसे एनिमल्स हों या पक्षी हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट बर्ड कहते हैं। तो इस एक्ट में कहा गया कि ऐसे जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, ऐसे जो भी जीव हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो कि विलुप्त होने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको फिलहाल में पिछले 1-2 वर्षों में देखा गया कि स्पैरो, गौरैया काफ़ी कम देखने को मिल रही होंगी, कम मिल रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे एक्सटिंक्ट हो गई हैं। उनका एक्सटिंक्ट होने का कारण क्या था उस वक्त? जैसे कि उस वक्त जो भी फसलें थी, जो भी खेती हो रही थी, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किया जा रहा था। और आप जानते हैं कि जो भी बर्ड्स हैं ज़्यादातर वो खेतों वगैरह में ही कुछ ना कुछ दाने वगैरह या फिर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उन्हें खा के अपना उनका लाइफ सर्कल चलता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किया जा रहा था, जिससे उनका बहुत ज़्यादा डेथ रेशियो बढ़ गया और वो अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उनका बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन रेशियो बहुत ज़्यादा उनका कम हो गया था, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से विलुप्त होने कगार पे आ गई थी। तो ऐसे एनिमल्स या फिर देखा जाए तो ऐसे बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो कि एक्सटिंक्ट पे हैं। ठीक है, तो उन ऐसे एनिमल जो कि विलुप्त होने कगार पे हैं, उनका आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब शिकार नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनका जो कि एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त होने वाले हैं, उन्हें आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्हें हंटिंग नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट में यही कहा गया है। ठीक है, तो मेन मोटिव इसका क्या है? जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस यही जानना है कि मेन इन एक्ट का क्या थीम है, क्या मेन एम है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो भी हमारे एक्सटिंक्ट एनिमल हैं, क्या है, तो जो भी हमारे एक्सटिंक्ट एनिमल हैं उनका हमें हंटिंग नहीं कर सकते। ये 1972 में इस एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, कब? तो 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी लॉ। याद कीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो जो भी मैं देख के आए होंगे तो मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है।
ठीक है, क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने बताया था, चलिए एक बार और बताते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। मीनिंग मैंने वहाँ पे डिफाइन भी किया था बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, हमारे सराउंडिंग में अलग अलग स्पेसिस के ऑर्गेनिम्स रहते हैं, ठीक है। तो वही अलग अलग स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म को एक साथ मिलकर रहने को ही, एक एरिया में अलग अलग स्पेसिस के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं अगर एक साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि बायोडाइवर्सिटी लॉ, इस लॉ में कहा गया कि एक सराउंडिंग में, एक एरिया में जो भी ऑर्गेनिम्स अलग अलग स्पेसिस के रह रहे हैं, सबको इक्वली सर्वाइव करने का क्या है? अधिकार है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक साथ अगर कुछ भी रह रहे हैं, जैसे कि अलग अलग स्पेसिस के हैं, जैसे बर्ड में कई सारे स्पेसिस हैं, वो जो कि सब के सब मिलकर एक साथ रहते हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स में भी देख लीजिए, अलग अलग स्पेसिस के हैं, ये सभी एनिमल, बर्ड, ये सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एनिमल को सर्वाइव करने का हक है, किसी को एकदम मार के आप खत्म कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें यही कहा गया है कि इस लॉ के अनुसार जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग स्पेसिस के, सबको एक साथ सर्वाइव करने का, यानी कि एक साथ जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो मैंने मोटे मोटे आपको यही जानते हुए चलना है। इसे 2002 में, कब? 2002 में इस लॉ को लागू किया गया था। उसके बाद आता है हमारा वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। ये यहाँ से, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। सॉरी, देखिए, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में, इस लॉ में क्या कहा गया? तो जैसे कि आपसे वाटर की बात की जाए, तो जो भी पॉल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर जो भी है, कंटेमिनेटेड क्या हो जाता है? तो कंटेमिनेटेड वो होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज वगैरह या फिर एसिड वगैरह मिक्स हो, ठीक है। देखिए, कंटेमिनेटेड और जब पॉल्यूटेड की बात की जाए तो दोनों में क्या अंतर है? एक पॉल्यूटेड और एक है कंटेमिनेटेड, ठीक है। सुनने में तो दोनों एक ही लगता है कि भाई दोनों पॉल्यूटेड है, मतलब दोनों गंदा है, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, क्या है? तो एक पॉल्यूटेड वाटर होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है। तो पॉल्यूटेड वाटर का मतलब ये होता है कि अगर जब हम उसे चाहें तो डायरेक्ट ले जाकर डंप कर दें किसी रिवर में, या फिर किसी रिवर वगैरह में, नदी में, अगर उसे डंप कर दें तो वो ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। डिस्टर्बेंस इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि उस नदी को हानि नहीं पहुँचाएगा। लेकिन वही जो कंटामिनेटेड वाटर है, आज उसे आप डायरेक्ट ले जाकर उसमें डंप करते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसमें ले जाकर आप मिक्स कर देते हैं किसी रिवर में, तो उस पूरे रिवर को भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, कंटामिनेटेड में क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर का मतलब हुआ वो जो आपके घरों से डोमेस्टिक वाटर जो निकलते हैं, डोमेस्टिक वाटर में जैसे कि आपके कपड़े धोने के पानी हो गए, या फिर जो आपके किचन्स वगैरह से निकलते हैं ऐसे पानी, उसे हम पॉल्यूटेड कहेंगे, ठीक है। उसे हम चाहें तो इरिगेशन के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन वही अगर ये ऐसे वाटर जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, उसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह मिक्स हैं, तो ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं। अगर उसे आप इरिगेशन के पर्पज से यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फसलें भी वो जला सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें एसिड वगैरह का मात्रा होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसमें गैसेज वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा इसीलिए उसमें लिक्विड वगैरह मिक्स होते हैं, तो उसे हम कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं। उन्हें डायरेक्ट ले जा करके हम उसे रिवर वगैरह में डंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह डिफरेंस होता है कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड वाटर में। तो इस एक्ट में कहा गया, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में, जो कि 1974 में, कब? 1974 में इसे लागू किया गया था कि जो भी वाटर आपके डोमेस्टिक वाटर से निकल रहे हैं, यानी कि जो आपके घरेलू वाटर्स जो भी निकल रहे हैं पॉल्यूटेड, या फिर किसी इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, या कारखानों से, या कहीं से भी जो भी वाटर है, आप डायरेक्टली ले जाकर किसी रिवर में उसे डंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है? क्योंकि आप मान लीजिए वो भी पॉल्यूटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, जो कि सही नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है वो, तो उसे आप ले जाकर के अगर जैसे मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं रिवर भी पॉल्यूट होगा, और कहीं ना कहीं वो जो भी एनिमल्स हैं, कहीं ना बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो कि पालतू नहीं हैं, उन्हीं को वो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं पानी के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उससे इफेक्टेड होंगे। तो इसलिए इस लॉ में कहा गया कि जो भी आपके घर से पानी वगैरह निकल रहा है, डोमेस्टिक वाटर, जो भी वाटर निकल रहा है और इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसे डायरेक्ट ले जा करके आप रिवर वगैरह में डंप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आप, या फिर जो वेस्ट निकल रहा है आपके, इतना केवल वाटर ही नहीं, जो भी वेस्ट भी है, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपके घरों से निकल रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट, उसे आप डायरेक्ट ले जा करके रिवर में आप डंप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य अपनी कोई भी ऐसा आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं जिससे कि रिवर को नुकसान करे, मतलब डायरेक्ट ले जाकर उसे नहीं कर सकते हैं। उसे रिसाइकिल के लिए दे दीजिए, या फिर उस वाटर को आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, वहाँ से आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट में यही कहा गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो
एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस सैम्पल पेपर आप उठाते हैं तो उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, क्या है तो एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया कि ऐसे कोई भी आप चीज़ों का जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि CNG का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, या फिर AC वगैरह हो गया, एयर कंडीशनर वगैरह में यूज़ किया जाता है, और भी जैसे कि आप परफ्यूम वगैरह के यूज़ करते हैं वो भी हैं। तो ऐसे जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं जो कि क्या करता हो, हमारे एयर को पॉल्यूट करता हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, जो भी हम गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं। एक बीच तो ऐसा आया था कि कुछ गाड़ियाँ थीं जिनके कि इंजन मॉडिफाई आए थे, तो पिछले जो भी गाड़ियाँ थीं उनको बंद कर दिया गया, वो ऐसा इंजन नहीं आएगा। अब इंजन जो भी आता है बीच में सुधार करके आता है, ऐसा बीच में एक ऐसा आया था, स्टेज आया था। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जो पहले वाला जो इंजन था वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा था इन्वायरमेंट को, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए कि अब वो ऐसे इंजन नहीं चलेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस इंजन को बंद कर दिया, नया इंजन निकाला जो कि कम से कम पॉल्यूट करे। ठीक है, तो इस एक्ट में कहा गया, एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में, कि ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं उसका, जिससे कि एयर पॉल्यूशन हो, तो उसका कम से कम यूज़ करें। ठीक है, और एक तरह से लगभग से कोशिश करें कि ना ही यूज़ करें। जैसे कि आप ऐसे परफ्यूम्स का यूज़ कम से कम करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट का इफेक्ट करें, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि काफ़ी बैडली हमारे, सबसे पहले तो हमारे ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है पिछले कुछ लेक्चरों में। आप जाकर वहाँ पे देखेंगे, एयर पोल्यूशन मैंने शायद इसका जिक्र किया है, या फिर फर्स्ट चैप्टर में आपको शायद मिल जाएगा इंट्रोडक्शन में, जहाँ मैंने बताया कि ओजोन लेयर को काफ़ी वो इफेक्ट करता है, बैडली इफेक्ट करता है, ये सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं जिससे कि क्या हो, हमारे एयर को इफेक्ट करें, ऐसे चीज़ों का काफ़ी इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट में कहा गया कि ऐसे जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं जो कि एयर को हमें पॉल्यूट करे, हार्म करे, उनका कम से कम यूज़ करना है, या फिर कोशिश करें कि ना ही यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह कभी कभी चालान उसका भी कटता है, जैसे कि ऐसी गाड़ियाँ जो कि ज़्यादा स्मोक वगैरह, ज़्यादा धुआं वगैरह निकालती हैं, उन पर चालान भी कटा है। कहीं कहीं आपने सुना भी होगा, या फिर किसी के आसपास आप देखे भी होंगे, किसी का कटा भी होगा। ठीक है, तो ऐसे भी चालान करते हैं, तो इसी लॉ के तहत ये सभी काटे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए, नॉर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करने के रिगार्डिंग ये सभी काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आया था हमारा 1981 में, इस लॉ को अप्लाई किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या है, तो देखिए इस क्या है, तो इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा हो, हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं, जैसे कि आप जो भी आपके वेस्टेज घर से निकल रहे हैं उसे डायरेक्ट आप ले जा करके फॉरेस्ट में आप डंप नहीं कर सकते हैं, या फिर पेड़ों की कटाई अत्यधिक आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, तो अत्यधिक पेड़ों की कटाई करने को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई को हम क्या कहते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आप पेड़ों को ज़्यादा कटाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जंगलों के कटाई करके आप वहाँ पर सिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, सिटी यानी कि वहाँ पर शहरों को नहीं बसा सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे बताए गए। ये रिगार्डिंग, ये किसके रिगार्डिंग था, तो हमारे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग था। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे किस चीज़ को महत्व दिया गया है, एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन में, नाम से पता लग रहा है कि एयर को ज़्यादा हार्म ना करे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया, जो भी हमारे ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी मैंने बताया, जैसे कि बस आपको यही देखना है मेन इसका थीम क्या है, और थीम जानते हैं तो आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक्ट आया था हमारा 1986 में। कब, तो ये आया था 1986। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर जो आपको डेट याद हो, ठीक है, एग्जाम में अगर जो कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, किसी भी एग्जाम के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर जब किसी भी एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन है उसमें जैसे कि डेट वगैरह अगर जब पूछा है तब तो ठीक है, आपको तो डेट लिखना ही है, गलत लिखें या सही लिखें। अगर जो आपसे वहाँ पे डेट नहीं पूछता है, जैसे कि मान लीजिए यही आपसे आ जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अगर जो आ जाता है लिखने के लिए कि टिप्पणी कीजिए, तो वहाँ पे अगर आपको डेट कंफर्म नहीं है तो डेट को ना लिखें। ठीक है, क्या, तो अगर आपको डेट कंफर्म नहीं है तो डेट को नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर डेट कंफर्म है तब तो लिखिए, नहीं है तो उसको ऐसा सेंटेंस ही मत लिखिएगा, सेंटेंस का क्रिएट ही नहीं कीजिएगा जहाँ की डेट लिखने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि मान लीजिए अगर डेट आपको पता है तब तो लिख देंगे, सही है, ठीक है, लेकिन अगर जो आपने लिखा अगर गलती हो जाता है तो फिर तो डेट पे किसी भी एग्जामिनर का वहाँ पर नज़र जाएगा। ठीक है, और गलत हुआ तो नंबर काटेगा ही वहाँ पर।
तो उससे अच्छा है कि अगर पता है तो डेट लिखो, नहीं पता है तो डेट लिखो ही नहीं। ऐसे तो डेट एक बार देख के जाइएगा, याद कीजिएगा, डेट से काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के पास पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इन्वायरमेंटल पॉलिसी। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो कायदे कानून जो भी हमारे नियति क्या कहते हैं उसे, पॉलिसी वगैरह जो भी हम नियम रूल रेगुलेशन वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो नीति तैयार करना। क्या है, तो नीति तैयार करना। तो क्या है, तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो इसमें कुछ ऐसी नीति बनाई गई कि भाई क्या करें कि हमारे इन्वायरमेंट को हम फ्रेश रख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेश इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई, जैसे कि हमें कभी भी बाहर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो भी ये नगर पालिका वगैरह आते हैं उनको देना चाहिए, या फिर एक ऐसा एक प्लेस बनाना चाहिए जहाँ पे सभी कूड़े वहीं पे इकट्ठा करें, इधर से उधर न फैलाएं। तो ये सभी बहुत सारी इसमें पॉलिसी बनाई गई। ऐसा बनाया गया कि भाई कोशिश करें कि हमें इन्वायरमेंट को फ्रेश बनाया जाए, जो भी हमें रिसोर्सेज हैं उसे कंजर्व करने के बारे में सोचें। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज यहाँ पे, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे एक स्टोरी डिस्कस किया था कि 11th में मैंने जो पढ़ा था, तो उसमें देखिए आखिर वहाँ पे क्यों कहा गया है, और वहाँ पे आखिर कहा जाए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन की आखिर आवश्यकता क्या है। ठीक है, आखिर नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन की क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब ही होता है कि जो रूल रेगुलेशन कायदे कानून बनाए गए। ऐसा क्यों बनाया गया, मान लीजिए आप रिसोर्सेज का यूज़ करते जा रहे हैं, आप खुद सोचिए, मान लीजिए अभी आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, कोल का यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही साइंटिस्टों ने एक अनुमान से कह दिया कि हाँ कुछ ही सौ वर्षों तक चलने वाला है। ठीक है, उसका ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बताइए, मान लीजिए अगर ये ऐसे ये है, अभी तो आप यूज़ कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आपकी जनरेशन आती है वो यूज़ करेगी, फिर उसके अगली जनरेशन आती है, अगर आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का आप यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो रिसोर्स तो नॉन रिन्यूएबल जो भी रिसोर्स हैं वो खत्म होते जाएंगे। तो मान लीजिए अभी तो आप सही से यूज़ कर लिए, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्या उसे वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए ये कहा गया है कि देखिए हमेशा अपने फ्यूचर जनरेशन को सोचते हुए किसी कार्य को करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उतना ही यूज़ कीजिए जितने की आपको आवश्यकता है, उससे अधिक उसका यूज ना करें, ताकि आने वाले जनरेशन वालों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसे अगर आप सेल्फ ही केवल यूज़ करते हैं, आगे जनरेशन को सोच कर नहीं चलते हैं, तो इसे सेल्फिश मैन कहेंगे, एक स्वार्थी आदमी होगा। ठीक है, तो किसको भला अच्छा लगेगा, कोई हमें स्वार्थी कहे, किसी को भी स्वार्थी कहे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है, इसीलिए ये रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि भाई अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले हमारे जो भी जनरेशन है वो भी इन सभी चीज़ों का सही से लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन रूल रेगुलेशन को बनाया गया। ये सभी जो भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, जिनके 6-7 हैं जो कि ये आपके रूल रेगुलेशन बनाए गए, और ज़्यादा कुछ ठीक है, तो यही इसमें से 1-2 तो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसको आराम से देख के जाइएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने आप लोगों को आराम से इसको मेन जो बेसिक था, इसका मेन एम था, मैंने बता दिया है, आराम से इसे आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। इस चैप्टर में आपको बस इतना ही देखना था। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक और लास्ट चैप्टर बच जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में उसे खत्म करें, नहीं तो 2 वीडियो में तो आराम से वो खत्म हो जाएगा वो भी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।